हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सेकंड पेपर का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने हम लेकर आए हैं। देखिए 17 नंबर टॉपिक में जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमने पढ़ी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। उसकी थ्योरी बेस पे और प्लस उसके कैलकुलेशन के क्वेश्चन 100 कैलकुलेशन के तो 100% आने ही आने हैं। फॉर्मूला बेस्ड और सिंपल आएगा। माध्यिका निकालने के लिए बहुलक पूछ लेगा या फिर माध्य, है ना। अब माध्य को मध्यांक मध्यमान कहा जाता है, मतलब दो दो नाम है ना। और माध्यिका को मध्यांक कहते हैं और बहुलक जो होता है बहुलांक कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आगे के जो टॉपिक हैं उतना इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है। एक बार देख लीजिए इनको सरसरी नज़र से, है ना। और बाकी आगे जो टॉपिक हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और पिछले जो वर्षों के प्रश्न पत्र मैंने 2 वर्षों का देखा तो उसमें फ़िलहाल इस टॉपिक से मतलब वैसा कोई क्वेश्चन बना नहीं, है ना, जो विचलन से संबंधित हो। हाँ, जो आगे सह संबंध है, को रिलेशन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है फ़िलहाल। तो चलिए यहाँ पर एक देख लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे। और जैसे पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था अंडरलाइन करके, है ना, तो वो भी यहाँ पर हम नीचे देख लेंगे। फिलहाल चलिए पहले इनको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से किसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो किसके बारे में जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर करेक्ट जो समूह बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से, ठीक है, किसके बारे में। तो कोई ग्रुप होता है ना, उसी के बारे में तो हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करें, फिलहाल ये पिछले ही टॉपिक का क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से किसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है। तो किसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है, चलिए देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर। समजातीयता है या फिर विषम जातीयता या वर्गांतर या फिर दोनों का, ए बी। तो देखिए किसका नहीं पूछा गया है। तो फिलहाल वर्गांतर की जानकारी होती है, लेकिन समजातीयता और विषम जातीयता इनकी जानकारी नहीं हो पाती, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा करेक्ट। अब समजातीयता विषम जातीयता इसमें अभी हम नीचे बताएंगे आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विचलन के मापों का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो विचलन की माप होती है ना, इसका प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समूह के व्यक्तियों में गुण की दृष्टि से विभिन्नता, मतलब क्या विभिन्नताएं हैं। मध्यांक, मध्यमान या बहुलांक, तो ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित हैं, है ना। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था। और इस टॉपिक में देखिए यहाँ पर विचलन की बात करी जाए तो समूह के व्यक्तियों में गुण की दृष्टि से भिन्नता को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के मापों का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये तो हो चुका है ना। नेक्स्ट है, विचलनशीलता किसी भी अंक वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विचलनशीलता है वो किसके लिए, किसी भी अंक के वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से क्या ज्ञात करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो निकटता और दूरी, विचलन में जो है दोनों को ज्ञात किया जाता है। निकटता और दूरी, विचलन मतलब कितना दोनों में अंतर है, कितना वो दूर है, कितना वो अपनी जगह से विचलित हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये निकटता और दूरी से संबंधित रहेगा। अगला प्रश्न है, जब एक अंक वितरण में अपने मध्यमान से अपेक्षाकृत निकट रहते हैं। जब एक अंक जो है वितरण में अपने मध्यमान से, अब मध्यमान तो आपको पता हम बता चुके हैं, और नहीं अगर जानते हैं तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए, है ना। अपेक्षाकृत निकट रहते हैं तो अंकों की विचलनशीलता होती है। तो भाई अगर निकट रहेंगे मध्यमान के, जितना वो निकट रहेंगे तो उनकी विचलन मतलब दूर होने की क्षमता वो उतनी ही कम ही तो रहेगी। भाई निकट है तो दूर होने के चांसेस कम बनेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कम वाला करेक्ट विकल्प बनेगा। फिर है, जब विभिन्न अंक अपने मध्यमान से दूर फैले रहते हैं। भाई मध्यमान बीच में होगा तो जो अंक हैं अलग अलग दूर फैले होते हैं, तो वितरण की विचलनशीलता तब क्या होगी। भाई अगर दूर फैले होंगे
तो जो क्या होगी, विचलन की विचलनशीलता उतनी अधिक ही तो होगी, है ना। जैसे इसमें क्या था, अपेक्षाकृत निकट होने पर कम थी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए सी नंबर यहाँ पर बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है ना। जो विचलनशीलता होती है वो क्या अर्थ होता है, फैलाव या वितरण। यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर रहता है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर फैलाव रहता है ना। तो यह कथन, यह परिभाषा या कथन समझ लीजिए किसने दिया है, तो गैरेट का है। फिर है विचलनशीलता वह अविसीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर वितरित या विचलित रहते हैं, मतलब मध्यमान से या तो ऊपर या नीचे, मतलब कम ज़्यादा होते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा लिंडक्यूस्ट ने दी है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विचलन के मापों की सहायता से किसी समूह के किस गुण को ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी समूह के किस गुण को, समजातीयता और विषमजातीयता, है ना, कि वो समजाती हैं विषमजाती, यहाँ पर दोनों को ज्ञात किया जा सकता है। करेक्ट नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है 10 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में किसी समूह के किस गुण को समझना आवश्यक होता है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो समूह के किस गुण को समझना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर समजातीयता और विषमजाति, मतलब वो समजाति के हैं विषमजाति के, वो दोनों यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय समूह के बच्चों को किस समानता के कारण पढ़ाना आसान होता है। समजातीयता मतलब जिसमें ज़्यादा विभिन्नताएं ना हो, तो ऐसे समूह के बच्चों को किस समानता के कारण पढ़ाना जो है आसान होता है। तो किसके कारण, बुद्धि में समानता होने के कारण, या रुचि या योग्यता या सभी। तो भाई इस सभी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा, है ना। बुद्धि में अगर समानता है, रुचि में समानता है, योग्यता में, तो ये सजातीय है ना, ये समजातीय हैं, इसलिए इनको सभी के अकॉर्डिंग पढ़ाना सही होता है। सबका अगर सजातीय है या समजातीय। 12 नंबर है विजातीय समूह। अब विजातीय समूह मतलब अलग अलग टाइप के बच्चों को पढ़ाना और सिखाना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अंतर अधिक होता है क्योंकि, ठीक है भाई, विजातीय समूह के हैं तो अंतर अधिक होगा, जाहिर सी बात, और इसी वजह से उनको सिखाना भी कठिन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विचलन के मापों के प्रकार हैं। तो जो विचलन के माप के भाई 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन है। प्रसार है, ठीक है, प्रसार है, मध्यमान विचलन है, चतुर्थांश विचलन है, या सभी। तो यहाँ पर फिलहाल सभी हैं। यहाँ पर देखिए विचलन के जो माप हैं, मतलब अपनी जगह से वो कितने विचलित हैं वो पद, है ना। तो 4 प्रकार हैं, एक प्रसार होता है, एक मध्यमान विचलन होता है ना, एक चतुर्थांश विचलन होता है, और एक कौन सा, एक मानक विचलन, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए मध्यमान विचलन होगा और इसके अलावा मानक विचलन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के मापों में सबसे सरल माप है। अगर विचलन के मापों की बात करें तो सबसे सरल मापन कौन सा, प्रसार होता है, और इसको निकालना भी बहुत इजी होता है। फिलहाल इसमें कोई, अभी हम समझा देंगे, नीचे दिया गया है ना। फिलहाल अभी क्वेश्चन देख लीजिए, कौन विचलनशीलता का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर देखिए विचलनशीलता का प्रकार नहीं, प्रसार नहीं है, या मध्यमान विचलन नहीं, या मध्यांक विचलन, या फिर मानक विचलन। अभी हमने आपको चारों प्रकार बताए थे, है ना। तो एक प्रसार था, एक चतुर्थांश विचलन था, एक मध्यमान था, एक मानक विचलन भी आपको बताया था, लेकिन मध्यांक विचलन नहीं होता, ये गलत है, ये यहाँ से गलत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इस मतलब इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मुझे ये लगा, या फिर आपको प्रसार ज्ञात करने के लिए आ सकता है। वो कैसे ज्ञात करना है अभी हम आपको बता रहे हैं। प्रसार क्या है, चलिए सिंपल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सीरीज दी है, ठीक है, प्राप्तांकों की 10, 15, 12, 14, 16, या फिर मान लीजिए लास्ट में 30 दे दिया, 25 दे दिया, है ना। तो प्रसार में क्या करना होता है, इसमें जो हाईएस्ट अंक है, हाईएस्ट कौन सा है, 25,
तो 25 को पहले कर दीजिए। फिर लोवेस्ट अंक कौन सा है, अब लोवेस्ट यहाँ पर 10 है ना, फिर उसको घटा देंगे हम, जो हाईएस्ट है उससे हम 10 को घटा देंगे, फिर जो निकलता है उसमें 1 ऐड किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अभी आगे हम विस्तार से समझेंगे, फिलहाल यहाँ पर आगे हम बढ़ लेंगे। कौन विचलनशीलता का प्रकार यह हो चुका है, विचलनशीलता के मापन की गणना करना बहुत आसान है। मतलब विचलनशीलता के कौन सा होता है, जो चारों यहाँ पर दिए गए हैं, तो किसकी गणना करना बहुत आसान होता है ना। तो फिलहाल यहाँ पर प्रसार का भी आसान होता है, लेकिन जो ऑप्शन में आपका आंसर माना गया है वो मध्यमान विचलन को माना गया है, ठीक है, जबकि सबसे सरल है ना। फिलहाल यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, किसकी गणना करना, मापन की गणना करना। तो यहाँ पर वैसे तो प्रसार होता है सबसे आसान तरीका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर में ये दिया गया है, किस बेस पे दिया गया है, फिलहाल वो गलत भी हो सकता है। फिलहाल बाकी निकालने के लिए आपका ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कैसे निकाला जाता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में निकालने के लिए मतलब ये नहीं पूछेगा, वो फिलहाल उतना टफ नहीं होता है, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। वैसे ये चीज़ें मैथमेटिकल होती है ना, तो जो बोर्ड होता है ना उस पर बताने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बोर्ड पर अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी आपका कोर्स थोड़ा रह गया तो इसको मैं पहले कोशिश करूंगा, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, इतना आप बस इसके टाइप जो है आपको याद रखने हैं चारों, है ना, और जो छोटा मोटा है उसको हम यहीं पर बता रहे हैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा। खैर उसके लिए इम्पोर्टेंट वो उतना नहीं जितना मैथमेटिकल दृष्टिकोण से कल मैंने मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं। किस मापन की गणना सबसे आसान है। अब यहाँ पर देखिए जो मापन के स्तर हैं, एक नामित होता है, क्रमिक होता है, एक अंतराल स्तर होता है। तो तीनों स्तर मतलब ये सारे स्तर आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे आसान होता है नामित स्तर को गणना करना। फिर विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर एवं नीचे की ओर वितरित या विचलित करते हैं। किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, लिंडक्यूस्ट ने कहा था। नेक्स्ट है चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम क्या है। तो चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम अगर हम देखें तो अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मानक विचलन का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो जो मानक विचलन का फॉर्मूला है यहाँ पर आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, और ऑप्शन नंबर ए। अब इसको समझाने के लिए देखिए, ये फॉर्मूला समझाने के लिए आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अब नई चीज़ जानने के चक्कर में ना पड़िए तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, और टाइम जो कि है नहीं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट बनेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 21 है विचलन का सर्वोत्तम मान है। तो विचलन का जो सबसे उत्तम माप है वो कौन सी है ना, तो ये है मानक विचलन। जो मानक विचलन होता है ये सबसे उत्तम माप होते हैं, मतलब सबसे विश्वसनीय होती है ये माप, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यमान का प्रयोग होता है। तो मध्यमान का प्रयोग किस में होता है, मानक विचलन में होता है, चतुर्थांश या मध्यमान विचलन। फिलहाल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनेगा, क्योंकि मध्यमान का प्रयोग मानक, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो मानक विचलन और मध्यमान ये दोनों निकालना सेम होता है, बस थोड़ा सा जो आपका थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है ना। एक चीज़ निकालने में एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है, बस 1-2 स्टेप। तो यहाँ पर दोनों सही बनेंगे, मध्यमान का प्रयोग दोनों में होता है। मध्यमान निकालना तो आपको पता ही है, हम बता चुके हैं, और मध्यमान निकालने के लिए आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। चतुर्थांश विचलन होता है। तो चतुर्थांश विचलन क्या होता है, प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा, प्रथम चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर का आधा, द्वितीय चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर का आधा, या तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर का आधा। तो जो चतुर्थांश होता है वो तीसरे और चौथे जो चतुर्थांश है उसके अंतर का आधा होता है, ठीक है। तीसरा और चौथे चतुर्थांश का मतलब Q4 - Q3 बाई में 2 रहेगा, ये चीज़ होता है।
नेक्स्ट है अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है। तो अंक वितरण की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है, चतुर्थांश विचलन करता है। किसने कहा था कि मानक एक विशिष्ट संख्या द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है। देखिए ये मुझे पता है कि अभी ऑब्जेक्टिव आपको आधे ऑब्जेक्टिव तो हवा में उड़ रहे होंगे ना, सर के ऊपर से जा रहे होंगे। फिलहाल जो पिछले वीडियो में हमने बताया माध्यमाधिका बहुलक या मध्यमान निकालना, उसके बेस पर बस यहाँ पर कुछ ही चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बस कुछ थोड़ा जो है थ्योरिकल समझ में आया होगा अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो। अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ी हम थ्योरीज के बारे में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर फ्रीमैन इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, है ना। तो चलिए इस टॉपिक की थ्योरी पर यहाँ पर हम आ गए हैं विचलन की माप को लेकर, है ना, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो पुरानी बुक्स है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया शतांशी मान। तो फिलहाल यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया शतांशी मान, वैसे पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड आगे कुछ फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको दूसरों चीज़ों को जानने में हेल्प करेंगे ना। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिलहाल यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है ना। तो किसी समूह में किसी व्यक्ति की स्थिति, देखिए जनरली क्या होता है, मान लीजिए आप क्लास में हैं, है ना, या अभी तक जैसे आपने एग्ज़ाम दिए तो आपकी रैंक या आपकी पोजीशन अलग अलग तरीके से बताई जा सकती है। मान लीजिए आपकी सेकंड रैंक आई तो और क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल सेकंड रैंक है, 50 टोटल बच्चे हैं, तो आपकी रैंक को अलग अलग भांति से बताया जा सकता है कि आप क्लास में सेकंड आए हैं, या फिर बताया जा सकता है कि क्लास में टॉप 3 में आपका नाम आ गया है या टॉप 5 में आपका नाम आ गया है ना। या फिर ऐसे बताया जा सकता है कि क्लास के जो टोटल बच्चे हैं इसमें से अगर हम 10% निकालें, ठीक भाई 10% कितना 5 निकलेगा, तो कहा जाए कि टॉप 10% में बच्चों में तुम शामिल हो। फिलहाल आप बच्चे नहीं हैं, है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी चीज़ को समझाने के लिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अनेक प्रकार से प्रकट किया जाता है व्यक्ति की स्थिति को, ठीक है। जैसे अपने समूह में उसका द्वितीय स्थान है, या अपने समूह में वह प्रथम 10% व्यक्तियों में आता है ना। अपने समूह में कुल 20% व्यक्ति उससे ऊपर हैं और अथवा नीचे हैं आदि, इन सब चीज़ों की तरह से बता सकते हैं, किसी की पोजीशन को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सांख्यिकी में किसी समूह के प्राप्तांकों में किसी प्राप्तांक विशेष का स्थित विशेष की स्थिति को इस प्रकार भी प्रकट करते हैं, ये मतलब बताने का तरीका है ना। तो इस प्राप्तांक से नीचे अथवा कम इतने प्रतिशत प्राप्तांक हैं, और किसी समूह के प्राप्तांकों को में किसी प्राप्तांक विशेष से नीचे अथवा कम प्राप्तांकों की इस प्रतिशत संख्या को शतांशीय मान कहते हैं। मतलब एक जो प्राप्तांक है एक निश्चित प्राप्तांक से नीचे अगर किसी को मिल रहे हैं या ऊपर है ना जा रहे हैं, तो ये जो स्थिति होती है ना प्रतिशत संख्या की, तो उसी को हम शतांशी कहते हैं। फिलहाल शतांशी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार इतना अंडरलाइन कर दिया, मुझे लगा बता देना चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर अब जैसे ये देखिए यहाँ पर चतुर्थांशों की बात आ रही है ना, चतुर्थांश विचलन Q3 - Q1 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो वही है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को 100 बराबर भागों में बांटा, अब देखिए क्लियर यहाँ पर समझाया गया शतांश मान क्या होता है। किसी समूह के प्राप्तांक जो होते हैं उनको अगर हम 100 बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसके प्रत्येक भाग को हम शतांश कहते हैं, मतलब 100 में से एक अंश की बात हो रही है। तो शतांश ज्ञात करने की विधि फिलहाल ये नहीं पूछेगा आपसे। तो किसी समूह के प्राप्तांकों के लिए शतांश की मान की गणना करने के लिए सबसे पहले आवृत्ति वितरण तालिका बनाई जाती है। तो देखिए ये चीज़ थ्योरिकल पढ़ने से उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकली इसको नहीं करते हैं। तो फिलहाल शतांश की ये लाइन, ऊपर वाली लाइन आप याद रखिए, बस इतने से काम चल जाएगा। बाकी इसमें डीपली जितना घुसेंगे, नई चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। पेपर आपके 2 ही 3 दिन बचे हैं, तो नई चीज़ ना ही जानिए तो ज़्यादा बेटर है। जो आपको पता है उसको रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दशांश मान वैसे ही जैसे 10 भागों में अगर हम किसी को बांट दें ना,
फिर चतुर्थांश मान में क्या बताया गया, जब समूह के सभी प्राप्तांकों को केवल 4 भागों में बांटा जाता है तो वहाँ चतुर्थांश की बात हो रही है। ठीक, तो चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम देखेंगे विस्तार से आपके, विस्तार मतलब रेंज है ना। 4 प्रकार के हैं विचलन आपके, एक विस्तार है, एक मानक विचलन है, एक मध्यमान विचलन है ना, और एक आपका चतुर्थांश विचलन। तो अभी चारों भी आपको हम एक क्वेश्चन में चारों दिए गए हैं, उनको भी देख लेंगे। तो फिलहाल विस्तार क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। तो किसी समूह के प्राप्तांकों के अंतर को ही विचलन कहते हैं। देखो, समूह के प्राप्तांकों के मापने की यह सबसे सरल माप है। देखिए यहाँ पर बताया गया सबसे सरल माप की बात हो रही, कौन है, प्रसार है ना, प्रसार की बात हो रही। किसी समूह के प्राप्तांकों के अंतर मतलब विचलन मापने की यह सबसे सरल विधि कौन सी, विस्तार वाली विधि। तो वहाँ पर क्वेश्चन हमने बताया था कि वो रॉन्ग ही था। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम मैच करेंगे, किसी समूह के प्राप्तांक जो हैं जितने अंतर न्यूनतम और अधिकतम तक फैले होते हैं उसे प्राप्तांकों का विस्तार कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नीचे अभी समझ में आ जाएगा क्लियर। ये थोड़ा जान लीजिए, प्रसार है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। तो न्यूनतम और अधिकतम तक जो फैले हुए, भाई मान लो कोई सीरीज दी गई है, मान लीजिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसको ध्यान से आप देख लिए। 2 समूह दिए गए हैं और दोनों समूह को ध्यान से देखेंगे। उससे पहले थोड़ा ऊपर का पढ़ लेंगे क्या कह रहा है, विस्तार करने की विधि क्या होती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको यही दिखाया गया कि न्यूनतम और अधिकतम तक फैले होती है सीरीज, है ना। तो भाई न्यूनतम मान जो अभी हमने ऊपर बताया था, न्यूनतम मान एक होता है, एक अधिकतम मान होता है। इन 4 सब में से एक न्यूनतम मिलेगा, एक अधिकतम मिलेगा। तो विस्तार सीधे हम कहेंगे, ये लाइन आप देखिए सीधे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विस्तार बराबर है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम प्राप्तांक प्लस में 1, है ना। तो दोनों जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो समूह ए में जो विस्तार है अधिकतम मान और न्यूनतम मान फिर प्लस 1। तो अधिकतम मान भाई ए वाले समूह में क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 9 की है ना। तो सबसे अधिकतम मान 9 रखा गया है और न्यूनतम मान 0 है, तो 9 - 0 कर दिया गया और प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो इसका विस्तार क्या निकला, 10 निकला। ऐसे ही दूसरे का अधिकतम मान 7 था, देखिए यहाँ पर ये वाला, और न्यूनतम मान क्या था, यहाँ पर 3 था पूरे में। तो 7 - 3 + 1 5 निकल आया। बस इसमें आपको इतना ही जानना जरूरी है, बाकी आपको इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मध्यमान तो आपको पता ही है, ये तो वही चीज़ है जो कल हमने बताई थी। सजाती विजाती देखिए आ गया, थोड़ा सा देख लीजिए। इस प्रकार विस्तार की सहायता से हम 2 समूहों में सजातीय या विजातीय होने का पता लगाने में समर्थ होते हैं। जो विस्तार की बात होती है ना, जब बात केंद्रवर्ती मानों से पता चलती है। तो ऊपर के, अब जैसे ऊपर क्या उदाहरण दिया था, अब ऊपर ये उदाहरण दिया था ना, यही वाला देखिए। समूह ए का विस्तार क्या था, 10 था, समूह बी का विस्तार 5 था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर समझाया गया है सजाती विजाती है। तो पहले एग्जाम्पल समूह ए बी का देखिए मध्यमान निकाला गया है, वही ऊपर वाले नंबर है जो ऊपर दिए गए थे। इसका मध्यमान क्या निकला, 5। समूह बी का भी मध्यमान 5 ही निकला। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या, मध्यमान तो दोनों का बराबर है, सेम है, लेकिन क्या आपको पता है विस्तार सेम था, विस्तार तो नहीं था। विस्तार में दोनों में अंतर था, है ना, इन दोनों में दिखा था ना अंतर, लेकिन यहाँ पर मध्यमान सेम है। तो इससे क्या देखते हैं हम, मध्यमान देखने पर ये दोनों समूह एक से लगते हैं, परंतु विस्तार से स्पष्ट होता है कि समूह ए की अपेक्षा बी समूह सजातीय है। ए की अपेक्षा समूह बी क्या है, सजातीय है। सजातीय मतलब, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए जो समूह बी का प्रसार निकला था 5 निकला था, और बी का मध्यमान भी 5 है, तो ये दोनों क्या हुए, सजातीय हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसार और मध्यमान जो प्राप्तांक की सीरीज दी होती है, मध्यमान और प्रसार सेम है तो सजातीय रखे जाएंगे। सीधा फंडा यहाँ पर ये है। तो क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर देखिए आगे ऐसे ही निकाला गया है, दोनों समूह का 2 समूह दिए गए हैं, ए का विस्तार 37 है, बी का विस्तार भी 37 है। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विस्तार एक विश्वसनीय विचलन मान नहीं है। जो विस्तार होता है फिलहाल ये निकालना आसान होता है, लेकिन विश्वसनीय मान ये नहीं होता है, ठीक है।
तो इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते, लेकिन सबसे सरल की बात आएगी तो यही होगा। और आपको सजाती हम बता चुके हैं। चलिए प्रामाणिक विचलन, अब देखिए प्रामाणिक विचलन क्या है ये पूछा गया है ना, प्रामाणिक स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये मानक विचलन इसी को कहते हैं, प्रामाणिक और मानक विचलन। तो यहाँ पर देखिए इसको थ्योरी में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मध्यमान विचलन ज्ञात करते समय, अब देखिए ज्ञात करते समय इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, फिलहाल ये आपको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो समझाया गया कि ऐसे से आप सॉल्व करेंगे, जो है मानक विचलन निकालेंगे किसी, अगर कोई सीरीज दी गई है तो फिलहाल हम इसको पढ़ लेंगे यहाँ पर, लेकिन पढ़ने से समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। फिलहाल मैं स्क्रीन पर देखिए, मान लो क्वेश्चन को लिखने को अब ऐसे लिख तो रहा हूँ, लेकिन उतना क्लियर नहीं आ पाएगा क्योंकि हाथ से ये उंगली हमारी चलती है तो वैसे ऐसे लिखता है ना। तो मान लो हम सीरीज अगर लिखे भी तो काफ़ी इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये निकालना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर टाइम जैसे मुझे अगर मिलता है तो, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, तो मैं आपको कॉपी पर या फिर बोर्ड पर निकालना बता सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मध्यमान निकाला जाता है। ठीक है, मध्यमान तो कल निकालना, इतना तो पता ही है मध्यमान कैसे, भाई ऊपर क्या करेंगे, सबको प्लस करते जाएंगे और नीचे कितनी बार है वो है ना वो कर देंगे, 5 या 6 जितने पद होते हैं उससे निकल आता है मध्यमान। ठीक है, तो इतना ही फिलहाल याद रखिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए सरसरी नज़र से। मध्यमान विचलन ज्ञात करते समय अगर मध्यमान विचलन निकालना है तो विचलनों के धन और ऋण, अब यहाँ पर धन मतलब प्लस और माइनस की संख्याएं निकलती हैं। भाई हम पहले क्या एक सीरीज से निकालते हैं बीच का मध्यमान। ठीक है, फिर मध्यमान से सारे पदों को घटाया जाता है ना, फिर वो प्लस माइनस के निशान के चिन्ह आते हैं, है ना। तो ये चीज़ अब फिलहाल इसको मैं ऐसे नहीं समझा पाऊँगा, ना ही आपकी समझ में आएगा। ठीक, आपको उसके लिए हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तभी ये समझ में आएगा। तो इसको ही फिलहाल PDF आपको मिल जाएगी, इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला आपका ये रहा प्रामाणिक विचलन का, सिग्मा डी स्क्वायर, है ना, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। अब डी स्क्वायर है क्या, ये मानक विचलन है। ठीक है, इसको ज्ञात किया जा सकता है x माइनस ए से। अब x माइनस ए क्या है, अब a आपको पता होना चाहिए, कल्पित माध्य होता है। भाई इसकी 2-3 विधियां होती हैं, एक होती है प्रामाणिक विचलन, है ना, और एक दूसरा यहाँ पर FD क्यों लिखा है उसका भी एक रीज़न है। तो 2 तरीके, अगर सिंपल क्वेश्चन सीरीज दी होती है तो ये फॉर्मूला यूज़ करा जाता है, सिंपल नहीं दिया होता, वर्गों में बांट कर ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो ये यूज़ होता है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए अगर रट पाएँ तो, बाकी ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ देखिए विचलन का अर्थ, अब इस एक क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए इसका बस, है ना। यहाँ पर चारों चीज़ें क्लियर करी गई हैं, यहाँ से थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। विचलन है तो सांख्यिकी में केंद्रवर्ती मान समान होने पर भी 2 समूहों के बीच समजातीयता के आधार पर अंतर हो सकता है ना। तो केंद्रवर्ती मान के अकॉर्डिंग समानता होने पर भी, समजातीय होने पर भी काफ़ी अंतर हो सकता है ना। तो इससे क्या है, इस गुण के आंकने के लिए सांख्यिकी में विचलन की संकल्पना विकसित की गई कि विचलन मतलब कौन सा पद कितना अपने केंद्रीय प्रवृत्ति से कितना विचलित हो रहा है, कितना अलग है, कितना डिफरेंस है उनमें। तो इसके लिए विचलन की संकल्पना को क्लियर किया गया था। फिलहाल अब विचलन के माप ये जो हैं, ये प्रकार आप चारों रट लीजिएगा। परास है, चतुर्थांश विचलन है, माध्य विचलन है और मानक विचलन। ठीक, परास ज्ञात करना हमने बता ही दिया है, हाईएस्ट रेंज माइनस लोएस्ट रेंज प्लस में 1। ठीक, रेंज ज्ञात हो जाएगी। माध्य विचलन, मानक विचलन, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो YouTube पे आप सर्च कर लीजिए मानक विचलन कैसे निकाला जाता है ना, आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे टाइम जैसे मिलता है मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो परास कैसे ज्ञात करी जाती है, फाइंडिंग रेंज, तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, अधिकतम माइनस न्यूनतम अंक। चतुर्थांश विचलन, अब ये देखिए यहाँ पर चारों स्टेप समझाए गए हैं ना, तो ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए माध्य विचलन, मीन डाइवेशन का फॉर्मूला दिया गया है और इसके स्टेप दिए गए हैं कि जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं और वर्गीकृत के लिए ये। अब वर्गीकृत अवर्गीकृत क्या है,
क्वेश्चन में आपको जैसे अगर ऐसे ग्रुप में देता है ना, वर्गीकरण करके, जैसे 10 0 से 5, 5 से 10 वर्गीकरण करके देता है तो नीचे वाले के लिए यूज़ होगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन देता है तो ये वाले। फिलहाल ये क्वेश्चन देंगे ही नहीं, आप परेशान ना हो, फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए हम बढ़ेंगे आगे, बस इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। और चलिए फिर आगे के टॉपिक को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे, है ना। और लास्ट के 2 टॉपिक हैं फिलहाल, वो छोटे छोटे हैं, उनको एक ही में हम देख लेंगे। और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो लास्ट सेकंड पेपर की है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।